नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। आज की तारीख 25 जून इतिहास में दर्ज है एक ऐसी काली रात के रूप में जिसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी काली रात कहा गया है। 1975 का साल, आधी रात को अचानक देश में लगाई गई थी इमरजेंसी। संविधान की आत्मा को एक राजनीतिक आदेश से कुचल दिया गया था। जनता की आवाज़ को बंद कर दिया गया था। मीडिया की स्याही सूख गई थी। तब अखबार थे और विपक्ष की सांसें सलाखों के पीछे कैद हो गई थी। और आज 50 साल बाद एक नई बहस फिर जोर पकड़ रही है कि क्या उस इमरजेंसी को याद किया जाए या फिर आज की व्यवस्था को उसकी कसौटी पर परखा जाए। सत्ता पक्ष कहता है देश को बताओ, युवाओं को बताओ कि कैसे इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोटा, संविधान की हत्या की। तो विपक्ष कहता है कि अगर वो घोषित इमरजेंसी थी तो आज जो है क्या वो अघोषित नहीं है। ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। खास तौर पर समाजवादी पार्टी जैसे दल इशारों में कह रहे हैं आज भी डर है लेकिन ऐलान नहीं है, आज भी विरोध का पहरा है लेकिन धारा 352 नहीं है जिसके जरिए इमरजेंसी इम्पोज की गई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या नई पीढ़ी को इमरजेंसी के खौफनाक अतीत में झांकना चाहिए या फिर उन्हें चाहिए शिक्षा, रोजगार और उम्मीदों से भरा भविष्य। आज का दिन इतिहास की एक और इबारत भी लिख रहा है। पहली बार सबसे बड़े अंतरिक्ष अभियान में एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री निकल चुका है, भारत के झंडे को लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में जा चुका है। क्या ये उड़ान उस बात की गवाही नहीं देती कि अब भारत अपना भविष्य गढ़ रहा है, उसे किसी अतीत, किसी इमरजेंसी से कोई लेना देना नहीं है। तो मंथन का विषय है इमरजेंसी घोषित बनाम अघोषित। क्या 1975 को याद करना जरूरी है या फिर 2025 को बेहतर बनाना जरूरी? क्या सत्ता का दमन घोषित होने पर ही दमन कहलाता है या जो दिखता नहीं है वह महसूस किया जाता है? मंथन में आज हम टटोलेंगे अतीत की छाया और वर्तमान की रोशनी, ताकि तय हो सके इस देश को किस दिशा में देखना चाहिए, पीछे या आगे। अब इमरजेंसी को लेकर पूरे देश में 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम हुए, कैबिनेट की बैठक भी हुई। तमाम भारतीय जनता पार्टी के देश भर में संगठन ने इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। कई सरकारों ने भी इसमें हिस्सा लिया और सवाल उठे। तो विपक्ष ने सवाल उठाए कि जो मौजूदा दौर में मीडिया का गला घोटा जा रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूर किया जा रहा है, ये क्या है? हमारे सहयोगी विनीत शर्मा की एक खास रिपोर्ट। 25 जून 1975 की वो तारीख, भारतीय लोकतंत्र का वो दिन जब देश में इमरजेंसी लागू हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश भर में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, नेताओं की गिरफ्तारियां, जनता की आवाज पर ताले और इमरजेंसी की वो यादें जिसे याद कर आज भी लोग सहम जाते हैं। 24 जून 75 की रात को आपातकाल लागू कर दिया गया और एक सोच जमीन पर उतारने का, एक तानाशाह की सोच को जमीन पर उतारने का वो अध्यादेश अस्तित्व में आया। कई बार इतिहास सिर्फ घटनाओं को नहीं बताता है, वह नियत और नजरिए को भी उजागर करता है। बाबा साहेब आंबेडकर और संविधान निर्माता ने जो 2,67,000 शब्द बोलकर चर्चा कर संविधान का निर्माण किया था, वो सारी चर्चाओं का अंत इंदिरा जी ने
राष्ट्रपति जी ने आज आपातकाल की घोषणा की है, एक वाक्य बोलकर सारे संविधान के स्पिरिट को खत्म करने का काम किया है। ये जो संकट में है आपके वजह से है, किसी और के वजह से नहीं। आप ही इस संविधान को संकट में डालें, देश को बर्बाद कर रहे हैं। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई अच्छी बात करता है या कोई अपनी सलाह देता है, देश के हित में अगर पत्रकार बात करता है, देश के हित में अगर कोई लीडर बात करता है, तो कभी भी वो सहन नहीं किए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ है? आपातकाल की 25वीं बरसी के मौके पर केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित किया। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव में 1975 में लगे आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या बताया गया और इसकी कड़ी निंदा भी की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कैबिनेट ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी। यूनियन कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जो कि संविधान हत्या दिवस की 50वीं वर्षगांठ 2025 याद दिलाता है। 50 वर्ष पहले कैसे संविधान का गला घोंटा गया था इमरजेंसी लागू करके कांग्रेस की सरकार ने। टू मार्क द ओकेजन, a 2-minute silence was observed in today's meeting of the Union Cabinet as a tribute to those whose constitutionally guaranteed democratic rights were taken away and who were then subjected to unimaginable horrors. आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर देश में सियासी उबाल है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए देश भर में कार्यक्रम भी रखे और इसे संविधान हत्या दिवस बताया। तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि देश में 11 साल से अघोषित इमरजेंसी है। कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी पर शासकीय अधिकारियों को भाजपा कार्यकर्ता बनाने का कुत्सित प्रयास करने का आरोप लगाया। इमरजेंसी को लेकर सियासत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यूपी में वार पलटवार देखने को मिला, जहां पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इमरजेंसी को लेकर नए तरीके से अपनी बात रखी। अखिलेश ने कहा कि एक होती है घोषित और एक होती है अघोषित। अगर हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं तो इस समय जो इमरजेंसी चल रही है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। वहीं सीएम योगी ने इमरजेंसी को लेकर लोकतंत्र का काला अध्याय भी बताया। हालांकि एक है घोषित और एक होती अघोषित। अगर हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं तो हमें अभी इस समय जो इमरजेंसी चल रही है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आज की परिस्थितियां ऐसी कि अगर पत्रकार सच लिखना चाहें तो उन पे पाबंदी है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हमें आपको सबको याद होगा जयप्रकाश जी ने आह्वान किया था कि भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा पर है। उसी समय संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला, उसके बाद हमें आपको इमरजेंसी देखने को मिली। आज बताइए चरम सीमा पर महंगाई है कि नहीं है? चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है कि नहीं है? चरम सीमा पर अन्याय पहुंच गया है। तो आज उस समय घोषित इमरजेंसी है और भारतीय जनता पार्टी इस अघोषित इमरजेंसी की कब खुशी मनाएगी? ये तो मना रहे हैं क्योंकि राजनीतिक उन्हें लाभ उठाना, इसलिए मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। 25 जून की तिथि जिस संविधान के निर्माण को लेकर के, जिस संविधान को लागू करने को लेकर के भारत ने अनगिनत बलिदान दिए थे, जिस लोकतंत्र को लेकर के विद्यार्थी हो या युवा, महिला हो या पुरुष, समाज के प्रत्येक तबके के व्यक्ति ने अपने आप को हर स्तर पर
बलिदान देने में, किसी प्रकार का सहयोग देने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तमाम अपमान सहने के बावजूद अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी बुद्धिमत्ता के साथ भारत के संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार करके भारत के नागरिकों के लिए दिया था, उस संविधान का गला घोंटने में कांग्रेस की सरकार को कोई समय नहीं लगा। प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई व्यक्ति देश से बड़ा हो सकता है? जहां एक देश में 50 साल पहले हुए आपातकाल को लोग याद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आज की तारीख इतिहास के पन्ने पर कभी ना भूलने वाली इबारत भी लिख चुके हैं। एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन लखनऊ के शुभांशु शुक्ला ने आज इतिहास रचा। एक्जिम 4 मिशन के तहत शुभांशु आज धरती छोड़कर अंतरिक्ष पहुंचे तो देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। भारत के लाल ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष में झंडे गाड़ने की उड़ान पर उनकी माता आशा शुक्ला तो काफी भावुक हो गई, जबकि पिता शंभू दयाल शुक्ला ने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल प्रबंधन के साथ उड़ान को देखा। देश में आज उस पुराने दौर की याद फिर ताजा हो गई, जब साल 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। सियासी ताने बाने के बीच देश बुनियादी मुद्दों को भूल रहा है। 50 साल पुराने दर्द की यादें कड़वी हैं और इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस दर्द को आखिर कब तक ढोया जाएगा? घोषित इमरजेंसी में अधिकार छीने गए थे, लेकिन क्या आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दबाव, संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल और विरोध करने वालों की गिरफ्तारी अघोषित इमरजेंसी की आहट नहीं है? इमरजेंसी सिर्फ एक दौर नहीं, एक चेतावनी भी है कि लोकतंत्र में सिर्फ वोट डालने की आजादी ही काफी नहीं, बोलने की आजादी भी जरूरी है। अब सवाल है कि क्या इमरजेंसी सिर्फ वो थी जो घोषित थी, या आज जो महसूस हो रही है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आपने बेहतरीन रिपोर्ट देखी जिसमें सारे कोण से इमरजेंसी के बारे में एक अच्छा विश्लेषण दर्शकों के लिए तैयार किया गया था। बिना किसी भूमिका के सीधे अब चर्चा को शुरू करते हैं। अनीता अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वागत है अनीता जी। अतुल यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। मदन मोहन शुक्ला जी कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे साथ में जुड़े हैं। मदन मोहन जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आभार। महेंद्र सिंह इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, और लोकतंत्र के सेनानी जिन्होंने इमरजेंसी को बहुत अपनी आंखों से देखा और लोकतंत्र के सेनानी का खिताब भी मिला है, वो केंद्र सरकार में डिप्टी मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बहुत ही वरिष्ठ समाजवादी राम गोपाल पुरी जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत स्वागत, धन्यवाद, आभार आपका पुरी साहब। कुल मिलाकर जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए आज ठीक है, 75 साल पहले इमरजेंसी लगी, बहुत ख़राब बात, लेकिन ये दलील कि अब आज के युवाओं को भी हम हर साल बताएंगे कि इमरजेंसी क्या थी, तो आज का युवा क्या सिर्फ इमरजेंसी जानने में कोई दिलचस्पी रखता है, या फिर उसको शुभांशु शुक्ला जैसी अंतरिक्ष में उड़ान चाहिए? ये सवाल आज मैं इस कार्यक्रम में ज़रूर पूछूंगा। अनीता अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे मेरा पहला सवाल ही है ये कि अनीता जी, क्या बार बार लकीर का फ़कीर पीटना ज़रूरी है? बहुत ख़राब बात है। इमरजेंसी में जो कुछ किया कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी ने, वो क्षम्य नहीं है, लेकिन उसको एक पॉलिटिकल प्रोग्राम बनाकर, उसको एक राजनीतिक प्रोग्राम बनाकर इस देश को बार बार ये बताया जाए, इस देश की कि ये कहा जा रहा है कि युवाओं को हम बताएंगे कि इमरजेंसी क्या थी, तो युवाओं का क्या लेना देना उस इमरजेंसी से? इसमें तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा भारतीय जनता पार्टी की है कि भाई वो बार बार युवाओं को बताए कि भाई कांग्रेस बहुत ख़राब दल था, उसने ऐसा किया, अब उसे वोट मत दो। इसके बजाय उस युवा के लिए पढ़ाई लिखाई, कमाई, दवाई, अंतरिक्ष में बढ़िया उड़ान बेहतर आज होता कि इसका जश्न पूरे देश में होता
कि शुभांशु शुक्ला गए हुए हैं, भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं 40 वर्ष के बाद, वैसा जश्न नहीं दिखा कहीं हमें। अनीता अग्रवाल जी, आप जैसे जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये सोचिए कि इतिहास को हमेशा छुपाया ही गया है। आज तक जितने भी इतिहास है कांग्रेस ने सारे छुपा के रखे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि इतिहास को हम लोग भी छुपा दें? इतिहास ही जो है वर्तमान ही आगे भविष्य होता है। इतिहास ही हमारे देश की वो ताकत होती है। ऐसा नहीं कि इतिहास को हम छुपा दें। आप हमेशा कांग्रेस ने एक ही काम किया इतिहास को छुपाने का। आज तक उन्होंने हमारे से इतिहास ही छुपाया है। अकबर द ग्रेट बता दिया उन्होंने, हमेशा बताया। कभी उन्होंने महाराणा प्रताप बताया कि महाराणा प्रताप भी ग्रेट थे? कभी उन्होंने बताया कि शिवाजी भी थे? कभी उन्होंने बताया कि झांसी की रानी भी थी? क्या मतलब है? मतलब इतिहास आप चाहते हैं जैसे कांग्रेस ने छुपाया, हम भी इसको बंद लिफाफे में रख के अंदर रख दे। आपने बचपन में रानी झांसी की मर्दानी की कहानी आपने नहीं पढ़ी क्या? हम लोगों ने तो बचपन में पढ़ी, खूब लड़ी मर्दानी, पाठ्यक्रम में था हमारे। महाराणा प्रताप भी हमारे पाठ्यक्रम में था। किस तरह बताया जाए भाई? पूरी बात आप राणा का घोड़ा जो चेतक है हमें याद है आज तक। बोलिए। हाँ, नहीं तो आप पहले हमारे पूर्वज, एक किताब हुआ करती थी, आपको शायद अच्छे से पता होगा, आपने पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी, हमारे पूर्वज। वो बीच में गैप क्यों करा दी गई थी? हमारे पूर्वज क्यों, हमारे ऋषियों की कहानियों को गैप करा दिया गया? क्यों नहीं किया गया? लेकिन एक चीज मैं और आपको बता दूं, आप ये बताइए, युवा उस समय जो बच्चे थे उनके, वो सब युवा हो चुके। मैं भी उसी परिवार की बेटी हूँ। मेरे भी दादाजी अंदर थे इमरजेंसी के लिए। ऐसा नहीं है उस समय हम लोग की क्या हालत थी परिवार में, अच्छे से जानते। ब्रिज बहादुर सक्सेना मेरे सीनियर थे, सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं ये कमाने वाला था, अय्यागंज में रेल की पटरी उखाड़ते हुए पकड़ लिया गया, ये मेरे पे कहा गया। कितने अत्याचार के उनके बच्चे आज डॉक्टर जगदीश गांधी CMS के, उन्होंने उनकी फीसें भरी थी। आज वो युवा हो चुके, उनको क्या मालूम नहीं, उनका दिल का दर्द नहीं पता उस समय क्या दर्द था। क्या वो आज हम युवा से छुपा दें कि किस तरह से दर्द था? क्या हम आज 1947 की लड़ाई भूल सकते हैं? क्या ये भूल जाए इमरजेंसी में क्या हुआ था? और इमरजेंसी केवल भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। ये क्या भारतीय, वहां पे सारे दल एक, सुन लीजिए, सारे दल एक हो गए थे उस समय। आपके मुलायम सिंह यादव जी भी थे, लल्लू यादव जी थे, सब इसके साथ थे, क्योंकि वाकई में इतना अलोकतांत्रिक उन्होंने कार्य किया था, बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या कर डाली थी। संविधान, आज जो संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान 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 जो चिल्लाते हैं, वो उस समय बताया क्या संविधान। अनीता अग्रवाल, अब मुझे सुन लीजिए। वो घोषित इमरजेंसी थी और अखिलेश यादव ने कहा कि भाई यह घोषित इमरजेंसी है। आज भी अगर पत्रकार खबर लिख दे, जेल चला जाता है, उसका घर तोड़ दिया जाता है, उसके रिश्तेदारों को परेशान किया जाता है। कौन सा आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता कहाँ है इस देश में? बची है कहीं? अभिव्यक्ति की आज़ादी की इमरजेंसी का सबसे खराब जो पहलू है कि नेताओं को बोलने नहीं दिया गया, जेल में डाल दिया गया, अखबारों में ताले लग गए, अखबारों को बंद कर दिया गया, बिजली काट दी गई। ठीक है, आज जो सच लिखना चाहता है, सच बोलना चाहता, तो आज भी उसके साथ वैसे ही सुलूक हो रहा है। क्या अंतर है? आपको मालूम है इमरजेंसी में क्या क्या? अनीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आपको अनीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं मदन मोहन जी को लेता हूं। मदन मोहन जी, आप लोगों ने इतना खराब काम किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों को हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में इसे याद दिलाना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं कि जो नई पीढ़ी है, जो अब पैदा हुई है, युवा हो रही, उसको जानना बड़ा जरूरी है कि इंदिरा गांधी ने किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की थी। आज अमित शाह जी कह रहे थे कि 2,67,000 शब्द जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोले थे, उसको बोलकर, पढ़कर, चर्चा करके संविधान बनाया था। उस संविधान का 2 शब्दों में तत्कालीन राष्ट्रपति जी और इंदिरा जी ने उसकी हत्या कर दी। तो ये बताना बहुत जरूरी है। मदन मोहन जी। बिल्कुल जरूरी है आज के युवाओं को। मदन मोहन जी से सवाल। अनीता जी, अब आप शांत हो जाइए कृपया, आपकी बात आ गई। मदन मोहन, कांग्रेस के नेता, बोलिए। दुर्गेश जी, ये बात आज किसी से छिपी हुई नहीं है कि भारत में इस वक्त लोकतंत्र एक तरफ से समाप्त प्राय है और हर तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और हर तरह से अघोषित इमरजेंसी कहना भी कम होगा जिस प्रकार से इस वक्त काम हो रहे हैं। इमरजेंसी का कोई कांग्रेस ने
इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने उसके लिए खेद व्यक्त किया था और कांग्रेस के नेताओं ने भी उसके लिए खेद व्यक्त किया था। और उसके बाद चुनाव हुआ तो जनता ने हमको सत्ता से हटा दिया, लेकिन जनता पार्टी जो आई वो 3 साल में ही हटी और इंदिरा गांधी को फिर से सत्ता में बैठा गया। इससे इंदिरा गांधी अच्छी थी, उनको सत्ता में पुनः वापसी कर दी गई भारी बहुमत के साथ। और उस समय जब इमरजेंसी लगी थी तो पता नहीं इनको मालूम कि नहीं, बीजेपी प्रवक्ता को संघ प्रमुख बाला साहब देवरस ने 2 पन्ने का पत्र लिखा था और 2 पन्ने के पत्र में बड़ी तारीफ इंदिरा गांधी की थी और इमरजेंसी की तारीफ की थी। अगर इनमें हिम्मत है उस पत्र की आलोचना करें कि बाला साहब देवरस ने गलत पत्र लिखा था, अगर इनमें साहस है तो। दूसरी बात, आज जो बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के मेरी समझ से कम 400 से 500 लोग, पत्रकार, लेखक, कवि इस सरकार में बंद हैं, जो समय समय पर बड़े बड़े लोगों को 7 महीने, 8 महीने, साल भर बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके अभिव्यक्ति की इनको आजादी है, इनको गलत बंद किया गया। ये टिप्पणी है जो इस सरकार के खिलाफ, सरकार के मुंह पर तमाचा था, लेकिन इनको तो कोई किसी तरह का कोई वो नहीं है। आज पहली बार इनको सरकार को चाहिए कि 700 किसान आंदोलन में मर गए, काला कानून लाया गया और इनके जू नहीं रही। और किसानों को क्या कह रहे थे, कभी आतंकवादी, कभी देशद्रोही, और बाद में उसी काले कानून को वापस करना पड़ा। अगर वो काला कानून पहले वापस कर लेते तो 700 मदन मोहन जी आज 50वीं वर्षगांठ पर, मदन मोहन जी आज 50वीं वर्षगांठ पर कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री जी ने बुलाई। वहां 2 मिनट सब लोग बड़े भावुक माहौल में 2 मिनट मौन रखा गया। उन लोगों को भी याद किया गया जिन्होंने इमरजेंसी में बहुत यातनाएं सही, और उसके बाद एक निर्णय लिया गया कैबिनेट में कि जो लोकतंत्र की लड़ाई में, संविधान की लड़ाई में जो योद्धा थे, उनको देश भर में सरकार सम्मानित करेगी। अपनी मर्जी का नियुक्त करना चाहते, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाकर अपने मंत्री की नियुक्त की। तीसरी बात, आज इन्होंने, आपको ध्यान होगा, भदोही में एक पत्रकार ने दिखा दिया कि प्राइमरी स्कूल में नमक रोटी खिलाई जा रही। आज तो सब प्राइमरी स्कूलें बंद किए जा रहे हैं, दारू के ठेके खोले जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं। उसने दिखा दिया कि नमक रोटी खिलाई जा रही, स्कूल में बाकायदा वीडियो कर दिया और उस पत्रकार को जेल में बंद कर दिया गया, उसको प्रताड़ित किया गया। आज वो पत्रकार है भी कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। वो कैंसर से उनकी मौत हुई और बहुत गंभीर दर्जनों उदाहरण हैं, बीमार रहे। अभी आपके सामने क्या लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इनके एक विधायक ने, क्या प्रकाश द्विवेदी ने एसडीएम को थप्पड़ इसलिए मार दिया कि उनकी ट्रक पकड़ गई और अवैध खनन लेकर जा रही थी और उसको थप्पड़ मार दिया कि बोले अब औकात हुआ, अगर दोबारा पकड़ोगे तो लात जूतों से मारेंगे। थप्पड़, उसको कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक विधायक ने ट्रेन में एक सीट नहीं बदली गई, तुमने गुंडों को बुला लिया और यहाँ उसको यात्री को पिटवाया गया, सबके सामने पिटवाया गया। ये जो लोकतंत्र का तमाशा हो रहा है। आज आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में क्या किया, आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दो, धंधा लो। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से आपके खिलाफ मुकदमे हुए हैं सीबीआई ईडी के, आज चंदा दो, आपके मुकदमे खत्म हो जाएंगे। ये इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का काम जो इस सरकार कर रही है, या घोषित इमरजेंसी के माध्यम से सरकार चलाने का काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन को अपनी मुट्ठी पर करके बेईमानी के माध्यम से सत्ता पर काबिज होना चाहती है। ठीक है, मैं लौटूंगा मदन मोहन जी। अतुल यादव को चर्चा में शामिल करते हैं। अतुल यादव, आप लोगों ने तो जेपी के आंदोलन में, मतलब आपके पूर्वजों ने, समाजवादियों ने, मुलायम सिंह ने, लालू ने, चंद्रशेखर जी ने, तमाम जो उस वक्त बहुत सारे लोग थे, उन्होंने एक ऐसा गोलबंदी की, एक ऐसा संपूर्ण क्रांति का नारा देकर एक आंदोलन किया और सरकार को उखाड़ फेंका। उसके बाद जब ये संपूर्ण क्रांति हुई, उसी के बाद इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो आप लोग तो पहले इमरजेंसी के खिलाफ थे, लेकिन आजकल जो बातें आपके नेता करते हो, ऐसा लग रहा है कि वो उसको बहुत, उससे उनको कोई बहुत दिक्कत नहीं थी। अखिलेश यादव का आज जो बयान है वो कह रहे हैं कि हाँ, वो एक इमरजेंसी घोषित थी और अब ये इमरजेंसी है, ये अघोषित है। तो आप लोग बीच बीच में अपनी सुविधा के अनुसार चेंज करते रहते हैं सारी चीज़ें क्या? अतुल यादव। चौहान जी, समय जो होता है वो परिवर्तनशील होता है और इतिहास से सबक सीखा जाता है, ना कि इतिहास को पीछे गड़े मुर्दे उखाड़ करके बीजेपी की तरह जो है ना वो विकास के कार्य अवरुद्ध करे। ये लोगों के द्वारा जो उस समय घोषित इमरजेंसी थी, यानी कि सबको पता था कि इमरजेंसी लगी हुई है और जिन नेताओं को
या जिन लोगों को जेल में डाला गया, ये सबको पता है, पूरे इतिहास को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है, उत्तर प्रदेश की जनता को पता है, अन्य राज्यों की जनता को पता है। लेकिन चौहान जी एक चीज बता दीजिए, आज अगर कोई व्यंग्य भी कस दे तो चाहे वो बच्ची हो या कोई इंसान हो या कोई पत्रकार हो, उसको तुरंत भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों की सरकारें उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती हैं और व्यंग्य को व्यंग्य भी नहीं समझती हैं कि व्यंग्य करा गया है, और उनको जेल में डाल देती हैं या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देती हैं। तो ये क्या है? अगर आपके चैनल पर कोई ठोस चीज दिखा दी जाए तो अभी आपको लेटर आ जाएगा कि आपने ऐसा क्यों दिखा दिया। यानी जन सरोकारों के चीजें तो दबा दी गई हैं, जो चीजें सरकार को पसंद है वही चीजें बोली जाएंगी। सरकार के विरोध में अगर विपक्ष कहीं भी कुछ कर दे तो विपक्ष के नेताओं को दबा दिया जाता है। उसके खिलाफ जो ये एजेंसियां हैं जिनका बड़ा सम्मान था, सीबीआई, ईडी और अन्य एजेंसियों का बड़ा सम्मान था, यहां तक कि चुनाव आयोग का भी बड़ा सम्मान था। चुनाव आयोग आज डेटे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी केंद्र सरकार से पूछकर घोषित करता है, ऐसा जनता को प्रतीत होता है। और आप भी जान सकते हैं कि कई बार जब भारतीय जनता पार्टी के नेता रैली कर लेते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी रैली कर लेते हैं, तब चुनाव आयोग डेटे घोषित करता है। तो ये क्या है? यानी कि सरकार ने सारे तंत्र को फेल कर दिया, संवैधानिक संस्थाओं को फेल कर दिया। तो ये इमरजेंसी से भी खतरनाक दौर चल रहा है। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा केवल लिखित में तो इमरजेंसी नहीं है, यानी कि अघोषित इमरजेंसी है। आप बोल के दिखा जाए सरकार के खिलाफ, आपकी जांच ना हो जाए ईडी सीबीआई के द्वारा, सुबह आपके घर में पुलिस ना पहुंच जाए, ईडी सीबीआई एक मुकदमा दर्ज होकर ना पहुंच जाए कि आप ये पैसा कहां से लाए, आपने अच्छी शर्ट कहां से पहन ली, आपके हाथ में अच्छी घड़ी कहां से आ गई, इसके पैसे बताओ, ये अंगूठी कैसे पहन ली, किस सुनार से बनाई थी, भले सुनार के अब क्या करोगे आप इन चीजों का? तो इस समय जो है ना, सरकार जो है ये इमरजेंसी जो भारतीय जनता पार्टी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया और आज घोषित इमरजेंसी घोषित करे हुए हैं। और जनता का जो विकास कार्य है, आप एक चीज और बोलना चाहूंगा दुर्गा जी आपके चैनल पर, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में इटावा में जो घटना घटी, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में घटी कि ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के द्वारा यादव समाज के बाल मूंड दिए गए, उसका गंजा करके उस पर मूत्र विसर्जन कर दिया गया किसी महिला के द्वारा? ये क्या सब समाज में उचित है? 50 साल इमरजेंसी घोषित करने की हम बात कर रहे हैं, सब समाज में क्या ये उचित है? बता दीजिए चौहान जी, अगर ऐसी ये नहीं, इस घटना को कोई उचित नहीं ठहरा सकता और सब इसकी मजम्मत कर रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है। और एक बात और मैं कह दूं कि मुझे जब पत्रकारिता करनी है तो मैं करता ही हूं। आप ये मत मुझे बताइए कि आप ठोस दिखा देंगे तो कुछ होगा। आपके पास जितना ठोस हो मुझे भेजिएगा अतुल यादव, मैं आपको इसी स्क्रीन पर दिखाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद मैं उन लोगों को भी शामिल करूंगा इस चर्चा में जिन्होंने इमरजेंसी को महसूस किया, जेलों में रहे और आज लोकतंत्र के सेनानी हैं। इमरजेंसी घोषित वर्सेस अघोषित, अब आज ये बहस पूरे दिन रही और ये बहस अब जन्म ले चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज कहा कि भाई वो घोषित थी और जो मौजूदा दौर है वो अघोषित इमरजेंसी है। उस तरीके के हालात हैं, मीडिया बोल नहीं पाता, संस्थाओं पर कब्जा है, मुकदमे लिखे जाते हैं, पत्रकार, चित्रकार, साहित्यकार सारे लोग जेल जाते हैं। अखिलेश यादव ने ये बातें कही। इसके बाद एक नई बहस शुरू हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाई संविधान की हत्या तो आप ही कर रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज मंथन में हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि भाई 75 में जो कुछ हुआ उसको अगले 75 साल तक याद दिलाने का क्या औचित्य है? क्या हम जो हमारी उड़ान है उसको और हम बेहतर तरीके से नहीं प्लान कर सकते? आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे देश के दूसरे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए हैं। ये तारीख में ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है किसी भी इमरजेंसी से ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है ये। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ लोकतंत्र के सेनानी और पूर्व मंत्री रामगोपाल पुरी साहब जुड़े हुए हैं। पुरी साहब, एक तो इमरजेंसी का वो दौर आपने बहुत करीब से देखा है। अभी पेंशन वेंशन आप लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही, जो मुलायम सिंह यादव ने की थी? क्योंकि मोदी जी ने जो घोषणा की है कि अब लोकतंत्र के जो योद्धा हैं, इमरजेंसी के योद्धा हैं, आप जैसे लोगों को फिर से सम्मान मिलने वाला है। रामगोपाल पुरी जी। पुरी साहब अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। आपकी आवाज़ हमें मिल नहीं रही है।
अनम्यूट करिए कृपया। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आप सुन रहे हैं आपको। नमस्कार। नमस्कार पुरी साहब, बोलिए। दुर्गेन जी, ऐसा है कि हमने मोहतरमा ये अग्रवाल बैठे हैं और अपने साथियों के भी हमने सबके विचार सुने जी। दोनों लोगों के विचार लगभग एक सही है जी। जब आपातकाल लगा था उस समय युवा नेता था मैं, और मैं कानपुर का आंदोलन का प्रभारी था, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी उसका नाम था जी। देश में बोलने की आजादी खत्म हो गई थी और दैनिक जागरण के एडिटोरियल में लिखा, पूरा एडिटोरियल खाली था और उसके संपादक भी मेरे साथ जेल में थे जी। संपादक जी थे, पूर्णचंद जी थे और नरेंद्र मोहन, महेंद्र मोहन दोनों थे जी। वो लोग आज जो लोग यहाँ बैठे बातचीत कर रहे हैं आपसे, हेलो जी बोलिए। जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, मैडम अभी बता रही थी इतिहास नहीं बताते हैं, इतिहास वो लोग क्या बताओ, इतिहास तो इनके प्रधानमंत्री झूठा ही बोलते रहते हैं। इनके साथ गुरु गोविंद सिंह और कबीर जी सब एक साथ बैठते थे, ये लोग तो कुछ इतिहास जानते नहीं, केवल चाटुकारिता जानते हैं। पुरी साहब आपको सम्मान नहीं मिलेगा मुझे लगता है, ऐसी बातें करेंगे आप तो। पुरी साहब आपको मोदी जी सम्मानित नहीं करेंगे अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो। मोदी ऐसे प्रधानमंत्री का मैं सम्मान करता हूँ, मगर मोदी जी के जो कृत्य अरे भाई, मोदी जी ने कहा कि लोकतंत्र के योद्धाओं का वो सम्मान करेंगे, आज कैबिनेट ने पास किया है। अब आप इस तरह की बातें करेंगे तो आपका सम्मान थोड़ी करेंगे वो। मैंने सम्मान पाने के लिए ये सब काम नहीं किया था। सम्मान तो माननीय मुलायम सिंह ने किया, इसके पहले किसी बीजेपी नेता ने नहीं किया था। आज भी बीजेपी का कोई नेता नहीं कर रहा है। इसकी शुरुआत तो माननीय मुलायम सिंह जी ने ही की थी। पेंशन मिल रहा है आपको कि नहीं? इतिहास की बात कर रहे हैं, मैंने इमरजेंसी देखी है, मैंने इमरजेंसी भोगी है। बर्फ पे लेटा लेटा के मारे गए थे हम लोग और 1-1 लाख रुपए के इनामी थे। तो जब इमरजेंसी थी तब बोलना मना था, आज भी बोलना मना है। हम तब भी भोग रहे थे, हम आज भी भोग रहे हैं। ये अलबत्ता अलग बात है कि आज हम जेल में नहीं है, मगर मुकदमे लिखे जा रहे हैं लगातार। मैं सोशल मीडिया पर लिखता हूँ, मुकदमे हो जाते हैं। तो बोलने की आजादी तब भी नहीं थी और बोलने की आजादी आज भी नहीं। और जो लोग इस तरीके की यहाँ चाटुकारितापूर्ण बात कर रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, देखिए लोकतंत्र क्यों ये इमरजेंसी लगाई गई थी? चुनाव में धन का दुरुपयोग और पद का दुरुपयोग किया गया था। इसी पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ मुकदमे में इंदिरा गांधी जी को परास्त किया था और 6 साल के लिए कहा था कि अब आप चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। उन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लगा दी थी। आज क्या कर रहे हैं? आज ये सत्ता की खरीद फरोख्त करते हैं। तब चुनाव तो कोई खर्चा होता ही नहीं था। अब करोड़ों करोड़ क्या कई 100 करोड़ रुपया लगा के लोग चुनाव लड़ते हैं। अगर नहीं जीतते हैं तो चुनाव जबरदस्ती जीत लेते हैं, ईवीएम हैक कर लेते हैं, सब काम हो रहा है। तब भी वही था, आज भी वही है। इमरजेंसी के जो लोग भोगते हैं उनको सबको मालूम है। आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक स्कूल में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान हो रहा था। तो मैंने सम्मान पाने के लिए मैं नहीं गया था, मैं सम्मान पाने के लिए काम नहीं करता ना, तो मैं सम्मान के लिए गया था जी। तो जी बोलिए। कुछ दूसरा आने लगा मुझे लगता। नहीं बोलिए, ठीक है, आपको हम लोग सुन रहे हैं, उसको आने दीजिए। सम्मान आज भी रहेगा नहीं रहेगा मुझे चिंता नहीं करते, मगर हम बोलने की आजादी और लोकतंत्र में जो भारत के संविधान में लिखा है उसके लिए मैं अंतिम क्षण तक, अपनी सांस के अंतिम सांस तक मैं लड़ता रहूंगा। अच्छा पुरी साहब, बात कही, पुरी साहब पेंशन मिल रही कि बंद हो गई? बातों का स्वागत करता हूँ मैं, उस बात का स्वागत करता हूँ। और ये पुराने गड़े मुद्दे फौजें लड़ती है या ऑपरेशन सिंदूर चलाते, क्या ड्रामा बना रखा है। बिल्कुल इमरजेंसी तब भी ठीक नहीं थी, आज भी ठीक नहीं थी, आज भी ठीक नहीं। हमारे नेता जो कह रहे हैं, मगर कांग्रेस के लोगों ने इस पर खेद व्यक्त कर दिया है, इसलिए उस पर ज्यादा टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। पुरी साहब मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। पुरी साहब मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, पेंशन मिल रही है कि बंद हो गई? पेंशन मिल रही है। अच्छा, बंद नहीं हुई, बच गया मामला? अभी तो सबकी चल रही है, हमारी चल रही, बंद हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। अब कितनी है? हम कोई पेंशन के लिए थोड़े लड़े। लोकतंत्र के सेनानी की पेंशन कितनी है अभी? अभी कितनी है पुरी साहब? अभी कितनी पेंशन है? क्या जी? पेंशन कितनी है अभी? कितने रुपया है पेंशन? लोकतंत्र सेनानी की पेंशन कितने रुपया है?
20,000 मिलती है। अच्छा, मतलब बड़ी नहीं है, पुरानी है वही जो मुलायम सिंह की सरकार में हुआ, जो अखिलेश की सरकार में हुआ, वही मिल रहा है। ठीक बात है, ठीक बीजेपी बात। के लोगों ने कुछ नहीं किया। हमारे साथ हरकेश हम बहादुर, सम्मान के लिए नहीं लग रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा पुरी साहब। हमारे साथ हरकेश बहादुर जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं और सारे दौर को उन्होंने देखा है, पुराना दौर भी है, ये दौर भी, इमरजेंसी को भी देखा है, ये भी देखा है। अखिलेश जी, हरकेश जी, बहुत स्वागत। और महेंद्र सिंह की तरफ मैं रुख करूंगा। महेंद्र सिंह, अब तक की चर्चा को आपने देखा, अखिलेश यादव ने कहा कि वो घोषित थी, आज अघोषित है। हम आज की, आपने देखा होगा सारे मीडिया संस्थानों में, सारे चैनलों में, सारे जो बड़े बड़े वर्टिकल्स हैं, उसमें 75 की इमरजेंसी में क्या हुआ था, इंदिरा जी की 15 कहानियाँ, नेहरू जी की 13 कहानियाँ, ये सब चल रहा है कुल मिला के। हम इससे थोड़ा इतर हट के बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है, बहुत ख़राब काम हुआ था, इमरजेंसी से ख़राब कुछ नहीं हो सकता, हम तो ये मान रहे हैं, लेकिन अब हमें उसको बार बार याद दिलाने के लिए हमें उसको 50 साल की वर्षगांठ मनानी है, फिर 75 साल की मनानी है, फिर 100 साल की मनानी है, या हमको उसे मूव ऑन करके शुभांशु शुक्ला जैसे जो हमारे युवा अफसर हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं, हमको इस तरह की उड़ान में जाना चाहिए? महेंद्र सिंह जी, दुर्गेन जी, राम गोपाल पुरी जी ने काफी हद तक एक आईना पेश किया है, और जो आपने सवाल पूछा वो बिल्कुल ठीक है कि अब उससे आगे निकलने का समय है। और अगर उस दौर की याद भी दिलानी है तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण साहब ने जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उसमें 7 क्रांतियां थी। राजनीतिक क्रांति थी जिसमें कि भ्रष्ट अवसरवादी नेताओं, जातिवादी राजनीति, इनसे मुक्ति की बात थी, जन भागीदारी की बात थी। सामाजिक क्रांति की बात थी, जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, इन सबको खत्म करने की बात थी, समानता की बात थी। आर्थिक क्रांति की बात थी, शैक्षिक क्रांति की बात थी, सांस्कृतिक क्रांति की बात थी, तो प्रशासनिक क्रांति की बात थी। ये सारी क्रांतियों के बारे में क्यों नहीं बताते जी? आखिर संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया गया था, आपको अगर वो मनानी है, 50 साल हो गए, मनाइए, बताइए इतिहास, लेकिन ये तो बताइए उस आंदोलन के पूर्वधा, उस आंदोलन के कर्ता धर्ता जेपी ने क्या सपना देखा था, किन बातों को लेकर? जेपी का तो कहीं पोस्टर नहीं दिख रहा महेंद्र सिंह, जेपी का तो कहीं पोस्टर नहीं दिख रहा, गायब है वो। बिल्कुल, तो गायब है वो। और देखिए उनके जो सिद्धांत थे वो गायब है। कहां पर आर्थिक क्रांति हुई, कहां पर सांस्कृतिक क्रांति हुई, कहां शैक्षिक क्रांति हुई, कहां राजनीतिक क्रांति हुई? उनके आंदोलन से निकले हुए जो नेता हैं वो कौन सी राजनीतिक क्रांति कर रहे हैं, कौन सी शैक्षिक क्रांति कर रहे हैं, कौन सी सांस्कृतिक क्रांति कर रहे हैं? कुछ नहीं। क्या छुआछूत खत्म हो गया? क्या सबको रोजगार मिल गया? क्या ऊंच नीच खत्म हो गया? क्या भ्रष्ट नेताओं का राजनीति में प्रवेश बंद हो गया? कुछ नहीं बंद हुआ, बढ़ गया है आंदोलन को, बढ़ गया है, बढ़ गया जी। और उस आंदोलन को दुर्गेन जी, जेपी ने साफ तौर पे कहा था कि हम संपूर्ण परिवर्तन के लिए आए हैं, सत्ता के लिए नहीं आ रहे हैं, एक परिवर्तन चाहिए। लेकिन क्या हुआ? परिवर्तन आया, 3 साल में वो परिवर्तन खत्म हो गया। क्यों असफल हुआ? क्या उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है? क्या क्रांतियां रोज रोज होती हैं? नहीं होती। तो 50 साल में इस पर विश्लेषण होना चाहिए कि आखिर वो 3 साल में वो क्रांति क्यों हो गई, क्या गलतियां की हमने, क्या सत्ता लोलुपता ने खा लिया, क्या वैचारिक मतभेदों ने खा लिया उस क्रांति को? आखिर क्या हुआ ऐसा? क्या हम फिर उसी दौर में चले गए जिस दौर में जब इस तरीके का हुआ था कि इंदिरा गांधी ने जो है दबाने के लिए, एक सभी की जुबान बंद करने के लिए इमरजेंसी लगाई थी, मीडिया का गला घोटा गया, आर्टिकल 14, 19, 21 को सस्पेंड कर दिया गया, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, संविधान में संशोधन कर दिया गया, वो सारे दौर। उसके बाद क्या हुआ? 3 साल तक वो क्रांति कहाँ चली गई? 2 प्रधानमंत्री बन गए उस 3 साल की क्रांति में। क्रांति के बाद जो आया दौर, उसके बाद तमाम जगहों में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद तमाम जगहों पे और सारे लोग बने। उस क्रांति के बाद का दौर क्या रहा? उस क्रांति से हमने क्या सबक सीखा? हम क्या याद दिला रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, वो बहुत खराब थी, बेशक खराब थी,
निश्चित तौर पर उसकी निंदा की जानी चाहिए, और की गई है, हर बार की जाती है। लेकिन क्या सिर्फ निंदा करने से बात बन जाएगी? हमने क्या हासिल क्या किया उससे, उस पर कोई बात नहीं करता। क्या जेपी का सपना पूरा हो गया? उन्होंने तो कभी सत्ता में कोई पद नहीं लिया। क्या उनका सपना पूरा हो गया? क्या क्रांति हो गई भारत आपने में? जो सात सूत्र बता दिए, हमें लगता है आज जो पूरे देश में जिन लोगों ने आज ये संविधान हत्या दिवस मनाया है, मुझे लगता है उसमें 70 लोगों को भी 7 सूत्र नहीं याद होंगे, पता ही नहीं होगा कि होता है। और नई पीढ़ी के लोग भारतीय जनता पार्टी तो हमको लगता है 3 नहीं बता पाएंगे। अनीता जी तो हो सकता है पूरे 7 बता दें, लेकिन बाकी लोग तो मुझे नहीं लगता बता पाएंगे। ये हालत है। अनीता जी एक रिस्पॉन्ड करिए। अनीता जी, अनीता जी नहीं मैं बता, नहीं एक सेकंड, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। आप सवाल पूछने नहीं देती, पहले आप जवाब देने लगती। सुन लीजिए, जो महेंद्र सिंह ने मूल सवाल पूछा उसका जवाब चाहिए हमें अब इंदिरा जी की इमरजेंसी में नहीं जाना है। अब इमरजेंसी के बाद जो संपूर्ण क्रांति थी उसका जो फल था 3 साल की सरकार, उसकी असफलता पर कभी चर्चा कर लीजिए आप लोग, तो आगे भी ठीक रहेगा। देखिए मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इनको ये बताना चाह रही हूँ कि शिक्षा में क्रांति नहीं आई क्या? स्कूलों में विस्तार नहीं हुआ क्या? इनसे पूछे कि अरे बंद हो रहे हैं, मत कहिए, अब बंद हो रहे हैं। एक सेकंड पूरी बात सुन लीजिए। क्या विकास कार्य आगे नहीं बढ़ा? क्या हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं बने? क्या विकास कार्य नहीं आगे बढ़ा? क्या जनता के लिए काम नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में लगभग प्राइमरी स्कूलों की संख्या लगभग 5,000 स्कूल बंद होने जा रहे हैं। 82,000 स्कूल बता रहे हैं रामगोपालपुरी जी। इनके पास ये शिक्षकों का संगठन भी चलाते हैं, इनको अच्छी तरह पता भी होगा। गरीब आदमी को पढ़ने का मौका नहीं मिल गया, मिल रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं? गरीब लड़कियां उतना मेट्रिक पढ़ पाई, 60,000 स्कूलों को बंद करने का फरमान आ गया। आप शिक्षा की क्रांति, ये संपूर्ण क्रांति है। जो मूल में था इमरजेंसी के खिलाफ जो आवाज उठी, मतलब इमरजेंसी किन स्थितियों में लगी, वो संपूर्ण क्रांति की वजह से लगी। और उसके बाद संपूर्ण क्रांति के बाद जो सरकार बनी वो 3 साल चली, और उसके बाद फिर ये हालत है। ठीक है, मैं हरकेश बहादुर को इस चर्चा में शामिल करता हूं। हरकेश बहादुर जी 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शामिल हैं। हरकेश जी, सीधा और सरल सा सवाल, एक घोषित इमरजेंसी, एक अघोषित इमरजेंसी, क्या विचार रखते हैं आप दोनों के बारे में? अनम्यूट करिए कृपया। हेलो, आवाज जा रही है? हाँ बोलिए हरकेश जी। हाँ, आप मुझे कितना समय देंगे तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमें 2-3 मिनट टाइम जरूर दीजिए। मैं आपको 5 मिनट दूंगा, दे दिया 5 मिनट। बहुत सारी चीजें लोगों ने कहा है, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात किया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात किया है। सब लोग करेंगे, अभी सारे लोग आपको बताएंगे किस तरह से जर्नलिस्ट इस दौर में अरेस्ट किए गए हैं अगर उन्होंने सरकार के लिए कोई इनकन्वीनियंट चीज लिख दिया। बहुत सारी चीजें हुई हैं। मुझे बड़ा इस बात की तकलीफ होती है कि अगर पुरानी जनसंघ होती और वाजपेयी जी होते, अडवाणी जी होते, जब वो लोग मिनिस्टर थे उस समय, एमपी था उन लोगों के साथ, तो उन लोगों की लड़ाई समझ में आती थी कि वो लोग इमरजेंसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज की बीजेपी कितनी बेशर्मी के साथ आज का ये कार्यक्रम किया है, इसको सुन करके मतलब हंसी आना तो छोड़ दीजिए, शर्म से सिर झुक जाता है। आज ये लोग इस हद तक पहुंच गए हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रहने नहीं देना चाहते। जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड, ये लोग उसको खत्म करना चाहते हैं। उसके लिए पूरी भूमिका बना रहे हैं ताकि अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट खत्म कर दिया जाए तो ये लोग पूरी तरीके से तानाशाही लागू कर देंगे, उसमें सब कुछ खत्म कर देंगे। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ही एक ऐसी चीज है जो फंडामेंटल राइट्स को, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करती है। आज की तारीख में ये पूरी तरीके से, पूरी ताकत से लगे हैं। और इसमें दुर्भाग्य क्या है कि देश का वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, जो सर्वोच्च पद, दूसरे नंबर के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, वो उसकी वकालत कर रहे हैं, जबकि वो खुद भी सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर चुके हैं, वो रह चुके हैं। मेरे चूंकि मित्र हैं, पुराने जानने वाले हैं, मैं उनको जानता हूं, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो इस बात के लिए कह रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज ऐसी थी ही नहीं और ये तो बाद में आ गया। बेसिक स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो संविधान समाप्त है। इसका मतलब टोटल ऑटोक्रेसी, कंप्लीट डिक्टेटरशिप, जो मन में आएगा, जो शासक होगा वो करेगा। आज भी ये लोग कर रहे हैं। हालत यहाँ तक पहुंच गई है कि
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार का नाम अभी आया है, आप लोगों ने सुना होगा। जी जी। ईडी ने उनको सम्मन भेजा था, ईडी ने सम्मन भेजा था कि आके हमारे सामने अपीयर करिए, आपने क्यों किसी क्लाइंट को, किसी कारपोरेट वाले को, कोई हेल्थ केयर का था ऑर्गेनाइजेशन, उसको उन्होंने कोई एडवाइस की थी। और वकीलों का काम ही है, यही काम करते हैं वो उतने बड़े, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। आजकल संविधान में जितनी गड़बड़ियां की जाने की कोशिश हो रही है उसकी बात करते हैं, इसलिए उनको सम्मन भेजा गया। बाद में जब हंगामा मचा, सारे वकीलों ने इसका विरोध किया, तो उसको विड्रॉ कर लिया, फिर दूसरे वकील को भेजा, एक कोई वेणुगोपाल हैं, उनको फिर जी पता ये लोग कर रहे हैं और आज इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आज कौन सी ऐसी चीज है, मिसयूज ऑफ एजेंसी का तो भयंकर स्थिति है। अपोजिशन के लीडर्स को छोटी छोटी बातों पर गिरफ्तार किया जा रहा है। पूरी एक पार्टी को तहस नहस कर देने के लिए उसके सारे नेताओं के खिलाफ कोशिश हो रही है, जो भी मतलब कभी मिनिस्टर वगैरह रह चुके हैं, किनके खिलाफ कोई चीज मिल जाए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यहाँ पर हैं दिल्ली में, वो जिस तरह से आप पार्टी के नेताओं के साथ जो व्यवहार किए हैं वो सबको मालूम है, कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्या हो रहा है, ये सब कुछ आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल कामों की बात जहां तक है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में ये कहते हैं कि इमरजेंसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। इमरजेंसी कोई अच्छी चीज नहीं थी, उसका कोई तारीफ नहीं करता। कांग्रेस ने उसके लिए कई बार माफी भी मांगी है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी, उस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन था जिसके आधार पर कि वो किया गया था। अब उसमें क्या गड़बड़ी हुई थी वो एक अलग इशू है, लेकिन वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं था। वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ आज भी इमरजेंसी का है, उसमें कुछ और संशोधन कर दिए गए हैं। जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। आपके पास समय हो तो बता दूं क्या है। पहले पूरे देश में एक साथ किया जा सकता था, अब ऐसा नहीं जरूरी है कि आप करिए। जिस जगह पर कोई उसमें दिया है कि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति अगर हो तब आप कर सकते हैं, किसी खास एरिया में कर सकते हैं। पूरे देश में एक साथ कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कर दो, जब तक कि ऐसी कोई आवश्यकता न हो। ये सब संशोधन बाद में जनता पार्टी सरकार ने किया था, खैर उसमें अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इन लोगों ने जो इमरजेंसी बिना लगाए जिसके काम कर रहे हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम, अभी ये इलेक्टोरल बॉन्ड की बात लीजिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है। जांच होती नहीं, करप्शन का आरोप दूसरों, तो उसमें कितना करप्शन हुआ, अगर उसकी जांच हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का मुंह दिखाने लग जाएगा। समाप्त करिए, हर किसी समाप्त करिए जी। उसकी जांच ही नहीं हो पा रही है। अभी वक्त का ये जो एक्ट बनाए हैं उसमें भी कई अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डाले हुए हैं, उसका चल रहा है, उसकी बहस चल रही है, उसका शायद आप देखिएगा कि कोर्ट क्या कहता है। उसमें भी कई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें, क्योंकि इनका बेसिकली संविधान में बात सही नहीं। जब संविधान बन रहा था उसी समय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये तो आप बिल्कुल उल्टी बात बता रहे हैं। अभी अमित शाह ने आज कहा कि 2,67,000 शब्द अंबेडकर ने बोले और इन्होंने एक शब्द बोल दान में यकीन नहीं। किसको सही माना जाए? अमित शाह अगर आज गृह मंत्री न होते तो उनकी बात पर कोई ध्यान भी नहीं था। अमित शाह की बात पर तो मैं उसका कोई जवाब देना ही नहीं चाहता। उनको कहने दीजिए, अभी लोग पूरी ताकत है, जनता ने इनको वोट दिया हुआ है, सरकार बनाए हैं, इनको कहने दीजिए जो कुछ भी कह रहे हैं। लेकिन यही जनता हिसाब लेगी इन लोगों से जो आज ये बकवास चारों मचाए हुए हैं, और जो भी इनके बोल रहा सबको जेडी CBI सब लगाए, ये सब जवाब इनको देना पड़ेगा जनता के सामने। वो समय धीरे धीरे आ रहा है। इंस्टीट्यूशंस जितने हैं उनकी जो हालत आप देख ही रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन इतना बदनाम इलेक्शन कमीशन कभी नहीं था। ठीक है, हर किसी और लोग, अरे आप क्या बताइएगा, छोड़िए, जाइए जाकर के राजीव कुमार और अघोषित इमरजेंसी, ये अघोषित इमरजेंसी का ये बयान है। ये लोग कैसे बोल रहे हैं देख लीजिए आप। ये बिल्कुल कोई ठिकाना नहीं। आज जो आप चले, जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग गिरफ्तार करा दीजिए। आपका फर्स्ट जो लोग बोल रहे हैं, आप किसको किसी को आप खतरे से बात मत समझिएगा। ये तो आप लोग को कैसे आप बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ कैसे बोल रहे हैं। अरे क्यों शर्म क्यों आएगी? क्यों शर्म आए भाई? शर्म क्यों आए? मतलब बोलेगा आदमी उसको शर्म आए? क्यों शर्म आए अनीता जी? शर्म क्यों आए? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे 2 बार, वो मिनिस्टर हैं, उनको क्यों शर्म आए? क्यों शर्म आए? 1 मिनट हमें और टाइम दे दीजिए। आप बोलिए हर किसी।
गवर्नर्स का कितना मिसयूज हो रहा है आप देख रहे हैं। तमिलनाडु के गवर्नर ने कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर अपना किया तो राष्ट्रपति की तरफ से 14 सवालों का एक फहरिस्त पूरी गई हुई है सुप्रीम कोर्ट के पास जवाब देने के लिए। अब वो एडवाइस मांग रहे हैं, और वो गवर्नर से नहीं कोई पूछ रहा है कि 2-2 साल तक, दूसरी बार असेंबली ने बिल पास करके भेज दिया और तुम 2-2 साल से क्यों ये बीच में क्यों बोल रहे हैं। ठीक, ये इन बातों का जवाब ये दे सकती हैं। अब सवाल ये है, हर किसी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। गवर्नर की एक्टिविटी आप देख रहे हैं, अरेस्ट जिस तरह से हुआ है आप पार्टी के नेताओं का, सोरेन का अरेस्ट, संजय राउत का, कोर्ट ने कहा है कि सबका अरेस्ट इलीगल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनीता जी बोलिए, जवाब दीजिए अनीता जी। सारा इलीगल काम, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम ये सब लोग कर रहे हैं। हरकेश जी ठीक है, देश के संविधान रहने नहीं देना चाहते। और हरकेश जी आपकी बात आ गई। हरकेश जी नहीं तो जवाब किस बात का देंगे भाई? हरकेश जी इनको जवाब देने दीजिए, बोलिए। आप कह रहे हैं घोषित इमरजेंसी है, घोषित इमरजेंसी है। आज हर जगह तो आजादी है, मीडिया में बोल रहे हैं, बाहर बोल रहे हैं, हर जगह कौन नहीं बोल रहा है? ये अरे भाई, कौन व्यक्ति नहीं बोल रहा है? कौन नहीं बोल रहा है? कैसी बातें कर रहे हैं? क्या इमरजेंसी सुनना अब सुन रहे कर रहे हैं कि इमरजेंसी थी, घोषित इमरजेंसी, आप ऐसे बोलेंगे? आप इस तरह खुला बोल रहे हैं, उसके बाद आप धमका रही हैं क्या इन्हें? आप धमका रही हैं। आपके सामने गलत बयान दे रहे हैं, आपने सामने गलत बयान दे रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है, पूरा देश ये भी देख रहा है कि आप किस तरह झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, जवाब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पुरी साहब, हरकेश जी, अब अनीता जी शांत हो जाइए। मदन मोहन जी को चर्चा में लेते हैं। मदन मोहन जी, बहुत संक्षिप्त में, चूंकि जवाब चाहता हूं, मेरे पास अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। कुल मिलाकर आप और आपकी पार्टी, आपकी जो कभी सुप्रीम नेता रही इंदिरा गांधी, वो खलनायक हैं। उनको इस देश में जो आज वर्षगांठ मनाई गई है 50वीं, और आगे भी हर साल इस तरह की इमरजेंसी की याद में संविधान हत्या दिवस भारतीय जनता पार्टी मनाएगी, तो वो एक खलनायक हैं। बार बार उनको खलनायक के रूप में बताने, दिखाने, जताने कि लगातार ये काम चलेगा। अब आपके पास कोई दलील है तो इस देश की जनता को आप कम से कम आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप लोगों ने तो इमरजेंसी लगाई थी, ये भी सत्य बात है। उत्पीड़न लोगों का हुआ, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को अभी पुरी साहब ने कहा बर्फ में लिटा लिटा के मारा गया, उसमें भी कोई शक नहीं है। मदन मोहन जी अनम्यूट करिए। मदन मोहन जी, हम सुन नहीं पा रहे हैं, आवाज खोलिए। मदन मोहन जी की आवाज मिल रही है। ये लगता बीजेपी नहीं, बीजेपी वालों ने नहीं बंद किया भाई। मदन मोहन जी मैं कह रहा हूं कि पहली बार लोकतांत्रिक देश का एक तानाशाह प्रधानमंत्री है जो अपने मन की बात तो हर हफ्ते करता है, लेकिन जनता के सवालों का जवाब पत्र के माध्यम से, वो तो इंदिरा गांधी को तानाशाह कहते हैं। वो तो इंदिरा गांधी को तानाशाह कहते हैं। जो आदमी आज पहली बार आजादी के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो 11 साल में पत्रकारों का जवाब नहीं दे सका, नहीं कर सका, जनता के सवालों का जवाब देने का साहस नहीं कर। आज न मणिपुर पे कोई जवाब मिल पाता है, एक बार प्रधानमंत्री नहीं गए, आज न जवाब मिल पाता है कि वहां के गवर्नर के कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर सतपाल मलिक ने कहा कि सैनिकों को हवाई जहाज से भेजा जाए, उसके बाद बाय रोड भेज करके सैनिकों की हत्या हुई। आज उसका जवाब कोई पत्रकार नहीं पूछ सकता है। आज नहीं पूछ सकता है कि पुलवामा में जो लोग आतंकवादी कैसे 200 किलोमीटर घुस आए थे पहलगांव में, और कैसे इतने लोगों की हत्या चले गए, आज तक पकड़े नहीं गए, न मारे गए। आज इस देश में जो हालत चल रही है कि गृह मंत्री का बेटा किसानों पर जीत चढ़ाकर रौंद कर किसानों को मार देता है, गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है। आज इस देश में जो हो रहा है, ये आपसे लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, अनीता जी उन्होंने सुना है आपको। अनीता जी बीच में नहीं, उन्होंने आपको धैर्य से सुना है, उन्होंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। बोलने दीजिए मदन मोहन जी को। एक नहीं ऐसे उदाहरण हैं कि आज जो अघोषित इमरजेंसी नहीं, आज देश में तानाशाही रवैये से सरकार चलाई जा रही है, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज ईडी, सीबीआई और जितने संस्थान हैं उनका सबका सत्ता के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्षियों के खिलाफ के दुरुपयोग किया जा रहा है। आज लोकतांत्रिक संस्था जो इलेक्शन कमीशन है
उसको अपनी जेब में रखने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है मदन मोहन जी, आज मदन मोहन जी ओके, बात आ गई। अतुल यादव, हम आज इस चर्चा में इस बात को बहुत प्रमुखता से उठा रहे हैं और वो बात आपस में आरोप प्रत्यारोप में गए नीचे चली गई कि भाई हम मूव ऑन क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत खराब काम था, बहुत इमरजेंसी से ज्यादा खराब काम क्या है, लेकिन आप मूव ऑन क्यों नहीं सकते। युवाओं को क्या इंटरेस्ट है कि इमरजेंसी में क्या है? उनको इंटरेस्ट है कि उनको रोजगार मिलेगा, उनको इंटरेस्ट है कि भाई उनकी पढ़ाई कैसे अच्छी होगी, कैसे वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनेंगे, कैसे वो अंतरिक्ष में अपनी उड़ान उड़ेंगे। ये जरूरी है कि बार बार इमरजेंसी याद दिलाना जरूरी। अतुल यादव, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के कार्यों का अवरुद्ध करना चाहती है। आपके चैनल पर ही आपने शिक्षा के संदर्भ में एक बात उठाई थी और मैं भी बैठा था कि स्कूलों की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी जो इतिहास में गड़े मुद्दे उठा करके वो बातों को, अनिता जी कोरस मत दीजिए प्लीज, प्लीज अनिता जी, हर व्यक्ति के बीच मत बोलिए। आपको मैंने पूरा मौका दिया, प्लीज कोरस नहीं है ये, कोरस ना कहीं बोलिए। ताला बना सरकारें सकती है, उनको विफल करना चाहती है, शिक्षा को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, रोजगार देना नहीं चाहते हैं। ये पुरानी बातें। ठीक है, बहुत 30 सेकंड में रामगोपाल पुरी जी। ठीक है अतुल, रामगोपाल पुरी जी, वास्तव में इमरजेंसी को हमको हर साल याद करना चाहिए। इंदिरा गांधी की गलती, भूल, तानाशाही को बार बार याद करना चाहिए या हमें मूव ऑन करके देश को आगे बढ़ाना चाहिए। इतिहास की चीज हो गई है, ये इतिहास की चीज हो गई है। वर्तमान में जीना चाहिए। हमारा वर्तमान भी अंधकारमय है और अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। हमें ये बार बार पुरानी चीजें, जब कोई भी आदमी, कोई भी सज्जन आदमी किसी चीज के लिए खेद व्यक्त कर दे, माफी मांग ले, राहुल गांधी ने भी खेद व्यक्त कर दिया, अब उसको बार बार रटने का क्या काम रह गया। अब ये अघोषित इमरजेंसी ये लोग लगाए हैं। ठीक है, अब ज्यादा वक्त नहीं। महेंद्र सिंह, एक अंतिम टिप्पणी कार्यक्रम की कि हमें मूव ऑन करना चाहिए। आज का दिन इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ हो गई, लेकिन अगले साल जब ये दिन आएगा तो क्या हम उम्मीद करें कि शुभांशु शुक्ला आज के दिन अंतरिक्ष में गए, इसको एक बड़े आयोजन के रूप में हम मनाएंगे? क्योंकि आज वो शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष में जाना इंदिरा जी के चक्कर में वो कहीं दिखा नहीं, दब गया। दुर्गेश जी, ये बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ा घटनाक्रम है ये, और इसको बहुत जोर शोर से हमें वेलकम करना चाहिए, मनाना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। लेकिन वो गई खबर में केवल निश्चित तौर पर। अब विरोधी पार्टियों के पीछे आज के समय में जो युवा चाहता है, अब एआई का जमाना आ गया है, अब रोजगार की बात होनी चाहिए, अब उसका एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। अगर हम आगे आने वाले समय में ये कह रहे हैं कि भारत जो है विकसित राष्ट्र बनेगा, तो आज के समय में हमारे पास वो ब्लूप्रिंट होना चाहिए। वो सारी चीजें दिखती नहीं है कहीं कि आज 2025 में हम क्या अचीव करने वाले हैं, 2026 में क्या अचीव करेंगे, 2027 में क्या अचीव करेंगे। वो एक टारगेटेड जो एक होना चाहिए, वो अचीवमेंट का एक पाथ दिख नहीं रहा है। दूसरी ये चीज एक संक्षेप में बस 10। अरे मत बोलिए भाई, फाइनल कमेंट में बोलेंगे क्या आप? मत बोलिए, फाइनल कमेंट है जी। इंदिरा गांधी को दोष सिद्ध किया गया था 2 बातों के लिए, क्योंकि यशपाल कपूर उनके निजी सचिव थे, उनका इस्तीफा होने के पहले वो वहां पे प्रचार में थे। दूसरा, प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग था। 2 मामले सिद्ध हुए थे। आज की स्थिति क्या है, बस मैं इतना कहना चाहूंगा, प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग क्या आज बंद है? नैतिकता के पैमाने पर इंदिरा गांधी के जो इमरजेंसी लगाई थी और उनको जो कहा गया था, कोर्ट ने भी कहा था कि कितना बड़ा भी आदमी हो, हम संविधान को ऊपर रखेंगे, सर्वोपरि रखेंगे। आज क्या संविधान सर्वोपरि है? उन्हीं 2 पॉइंट के आधार पे मैं सिर्फ कह रहा हूं, जिस आधार पे इंदिरा गांधी को दोष सिद्ध पाया गया था, उनके ऊपर दोष सिद्ध हुआ था, क्या आज के परिप्रेक्ष्य में वो वाकई में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्या? बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नीता अग्रवाल, अतुल यादव, मदन मोहन जी, महेंद्र सिंह, हरिकेश बहादुर, रामगोपाल पुरी जी और तमाम उन दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। इसी मोड पर इस कार्यक्रम को खत्म कर रहे हैं कि जो कारण इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगाने के पीछे थे, कोर्ट ने उन्हें कहा था कि वो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही हैं, संविधान को कुचल के उसके जो संविधान का जो मूल आत्मा है उससे छेड़छाड़ कर रही हैं। सवाल याद छोड़ जा रहे हैं कि क्या वो सब कुछ नहीं हो रहा है आज के दौर में? नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।